जुमान ये 76 साला शेख हसीना जो है इन्हें बिलाखिर मुल्क छोड़ना पड़ा है। कॉलेज के निहत्ते लड़कों की जानिब से कोटा सिस्टम के खिलाफ आपको पता है तहरीक चल रही थी, जिसने जमहूरी डिक्टेटर हसीना वाजिद का बोरिया बिस्तर आखिरकार गोल कर दिया। आप अपोजिशन खत्म कर देते हैं तो फिर ये आपकी शहरग से पैदा हो जाती है। अब आप देखिए कि बांग्लादेश में अपोजिशन खालिदा जिया को खत्म किया, जमात इस्लामी को खत्म किया, जातीय पार्टी को थोड़ा बहुत काम करने दिया, तो आज सूरत हाल क्या? शिया जेनोसाइड पाकिस्तान में इस वक्त चल पड़ा है। देखें, बात यह है कि पारा चिनार कुर्रम डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में शिया सुन्नी फसाद कई दिनों से चल रहा है। हटदर्मी कह लें, अकड़ कह लें, और हटदर्मी अकड़ का जो अंजाम होता है ज़ाहिरी बात है वही हसीना वाजिद का भी होना था और वही हुआ। ये हसीना वाजिद जो सियासी मुखालिफिन का वजूद तक बर्दाश्त नहीं करती थी, सब इनकी फितरत से वाकिफ़ हैं। अभी नहीं हसीना वाजिद को ढाका ने बर्दाश्त करने से बिलाखिर इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हसीना वाजिद जाने से पहले शायद अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड कराना चाहती थी, लेकिन देख लें कि उन्हें ये मोहलत भी नहीं मिली और वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने हमदर्द, अपने सबसे बड़े सपोर्टर मोदी जी के पास पहुंच गई हैं। वो आपने सुना होगा ना कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ये जो कोटा सिस्टम है इसके खिलाफ उठ खड़े होने वाले जो तलबा हैं, उन्होंने इस तहरीक के दौरान हसीना वाजिद और उनकी जो बरसर इक़्तिदार जमात है अवामी लीग, उसके कारकुनान की आपने देखा कि गालियाँ भी खाईं, गोलियाँ लाठियाँ भी खाईं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, पीछे नहीं हटे और मौक़िफ़ पे कायम रहे। मौक़िफ़ क्या था इनका? मौक़िफ़ सिर्फ यही था कि मुलाजमतों में बानियाने बांग्लादेश कहलाने वालों की औलादों को मुलाजमतों में कोटा देना ज़्यादती है, और कह लें कि ताकत के नशे में चूर, बदमस्त, कौम परस्त ये जो हसीना वाजिद है, इन्होंने अपने सख्त गिर वालिद शेख मुजीबुर रहमान की तरह ताकत का बहुत ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल किया, कर्फ्यू लगाया, फ़ौज को एहतजाजी तलबा पे गोली चलाने की खुली इजाज़त तक दी। लेकिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस हैं उनसे निकलने वाले जो तलबा हैं वो काबू में नहीं आए, गोली नागाह है। अब देखना यह है कि आगे वो क्या करती हैं। लगता यही है कि कुछ दिन को के भारत के मीडिया ये ख़बरें फैला रहा है कि शायद वो फिनलैंड चली जाएं, चाहे शायद वो यूके चली जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है कि शायद वो कुछ दिन, आज की रात तो कम से कम वो दिल्ली में गुजारेंगी। उसके बाद कल क्या होता है वी डू नॉट नो। लेकिन भारत बहुत परेशान है। भारत इस वक्त इस कदर परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह रिएक्ट करें। तो आई एम वेटिंग फॉर द मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कि वो बताएंगे कि वो क्या रिएक्शन उनका आता है, क्योंकि इस वक्त एक मुश्किल सिचुएशन में तो भारत आ गया है। क्योंकि उसने पिछले अगर देखे जब से शेख हसीना आई हैं, उनकी कोशिश यही है कि वो बांग्लादेश को अपने सैटेलाइट स्टेट की तरह ट्रीट करते रहे हैं। तो शेख हसीना ने भी अपनी जो सारी स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो भारत के खाते उनके हिस्से में डाल दी। तो एक सिचुएशन ये भारत के लिए बनी तो है। इसीलिए वहाँ का मीडिया सारा इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान के साथ लगा रहे हैं, वेस्टर्न दुनिया को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि शायद ये इनकी मिली भुगत थी जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश, और हम चाहेंगे कि बांग्लादेश में सियासी इस्तेहकाम आए, वहाँ पे हालात बेहतर हों, क्योंकि हमारी क़तन ये ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वहाँ अदम इस्तेहकाम पैदा हो या सियासी अबतरी फैले। क्योंकि बांग्लादेश बहरहाल हम कई दहाइयों तक एक कौम रहे हैं, एक मुल्क रहे हैं, तो हमारे दिलों में उनका दर्द ज़रूर है। और हम यही चाहते हैं कि बांग्लादेश इस्तेहकाम की तरफ गामज़न हो। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ा आपका सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने जो कहा कि आज की रात तो एटलीस्ट वो भारत में ही रुकेंगी, अब कल सुबह या कितने दिन बाद वहाँ से कहाँ जाती हैं ये खबर सामने आ जाएगी। आपने कहा भारत बड़ा परेशान है, उनका मीडिया भी, अगर आप उनको अभी सुन रहे होंगे, आप भी उनके चैनल्स को देखा होगा, तो वाकई बड़े परेशानी नज़र आ रही है। लेकिन अब्दुल बासित साहब, ये बांग्लादेश को तो भारत ने खुद अपना बेबी बनाया हुआ था। हसीना वाजिद साहिबा कहाँ से डिक्टेशन लेती रही सबके सामने, और आज ये दिन भी इनको देखना पड़ा। तो मोदी ने तो खुद को, आपको याद होगा कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने कहा मैंने हिस्सा लिया था, ये इतराफ़ नरेंद्र मोदी खुद कर चुके हैं, आपको पता होगा।
अब इतना परेशान हो गया भारत? ये तो देखा होता ही है ना, क्योंकि जब मोदी साहब ने विजिट किया था बांग्लादेश 2015 में, तो उन्होंने डंके की चोट में ये कहा था कि मुफ्ती बहानी साहब ने कहा हमने बनाई, और हमारा बांग्लादेश की सो कॉल्ड आज़ादी में बहुत बड़ा एक अमल दखल है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई, क्योंकि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने जब ये सारे हंगामे हो रहे थे बांग्लादेश में, तो उन्होंने कहा कि जी जो भी बांग्लादेश से शेल्टर लेना चाहता है हम उनको शेल्टर देने के लिए तैयार हैं। तो हिस्ट्री इन रिवर्स शुरू हो गई है एक ज़माना। और फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी मोदी साहब की, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया ममता बनर्जी से कि आप इस किस्म की स्टेटमेंट किस तरह दे सकती हैं, हम तो बिल्कुल वेलकम नहीं करते। और फिर बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने ख़त भी लिखा भारत को कि जी देखिए ये ममता बनर्जी यहाँ पे टेररिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको इंसाइट कर रही हैं। 50 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, और जब इन ज़ख्मियों को शिया लोग एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो उन एम्बुलेंसों को पर भी हमला कर दिया गया। अब कहानी क्या है इसके पीछे? कहानी ये है कि एक शिया ने ही उस इलाके के, मैं एक ग्रुप में हूँ पाकिस्तानियों को, उसमें बताया कि एक्चुअली अटैक शुरू हुआ था शियाओं की तरफ से। माली खेल गांव एक इलाका है उस कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में, पारा चिनार में। उस गांव में एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ज़मीन है, और वो ज़मीन शियाओं की थी जिसके ऊपर सुन्नियों ने कब्ज़ा कर लिया है। तो शियाओं ने उनको पहले समझाया, नहीं माने, तो फिर इनके ऊपर हमला किया। और वो जो हमला किया शियाओं की तरफ से, वो ज़ैनबियून कहलाते हैं अपने आप को। एक तरह से ये शियाओं का मिलिटेंट ग्रुप है जो कि सीरिया लिबनान में ऑपरेट करता है, जिससे कि सुन्नियों ने फिर मुकाबला किया। फायरिंगें दोनों तरफ से हो रही हैं, और कई दिनों से वहाँ पे जबरदस्त एक मामला चल पड़ा है। और कंट्रोल कितना था? हसीना वाजिद का नहीं, इसमें तो एक तो अपोजिशन का सबक, दूसरा पाकिस्तान के सियासी खानदानों के लिए एक सबक है। अच्छा, वो ये है कि हसीना वाजिद साहिबा जो है, जब वो इख्तदार में आ गई और जीती इलेक्शन, जब इख्तदार में आ गई तो उनके बच्चे बड़े होना शुरू हो गए। तो उन्होंने अपनी बहन जो उनके साथ उस वक्त बाहर थी, उनके वालिद की जब मौत हुई ढाका में, तो अपनी बहन को, अपनी बहन के बच्चों को, अपने बच्चों को उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर सेटल करना शुरू कर दिया। और वो अपने जो जी और अपने जो साहबजादे को वो चाह रही थी कि उनका वो जानशीन हो, जी मौरूसी सियासत। तो वो उन साहब को सजीब वाजिद उनका शायद नाम है। अच्छा खैर, तो शाजिब वाजिद शायद हमारे जो तलफ़ुज़ में उसको शाजिब शायद कहें। खैर, तो वो उनको वो उन्होंने बड़ा एक्टिव किया हुआ था। अपनी बेटी के बारे में वो पुश थ्रू कर रही थी कि उन्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में कुछ पोजीशंस मिले, उन्हीं का तसल्लुत बस कायम रहे। हाँ, उन्हीं का तसल्लुत कायम रहे। तो अल्टीमेटली जब लोगों को दिखा कि ना सिर्फ हसीना वाजिद बल्कि ये तो अपनी नस्ल भी तैयार कर रही हैं कि ये हमेशा के लिए हम पे रूल करें, तो उससे गुस्से को शिद्दत मिली। तो तीसरा इससे जो सीखने का नुक्ता है वो ये है कि जब सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो रियासत के तुफैलिये बन के तमाम तर सहूलियात पे कब्जा कर लें, तो लोग ज्यादा देर तक उसको चलने नहीं देते। यहाँ पर भी एक तबका था, एक तबका पैदा हो गया था जिसको कहा गया था कि नौकरियां भी तुम्हारी, बिजनेसेस भी तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा। तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक है